आगे लिखनी, जिसमें आगे में लिखनी। तो एलिमेंट याद कर लिया 20 तक? नहीं मैम, वो अभी अच्छे से याद नहीं हुए। क्यों भाई, 20 तक तो करना ही है बेटा, तो पहले ही करने चाहिए थे। हु इज दिस? अमनप्रीत? मैम साहिब, Okay, गुड आफ्टरनून मैम। good afternoon. Please change your name. Yes, Himanshu, so please learn the name of the elements and their atomic number, otherwise it will be difficult. ओके। And you have to remember the names up to 30 elements basically, not 20. Okay? ओके। नेक्स्ट चैप्टर में तो पूरा पीरियोडिक टेबल ही याद करना है, इस चैप्टर में 30 एलिमेंट्स तो चाहिए ही ना। उसको याद कर लो, एक बार मैं लिख देती हूँ सारे, ठीक है? उसको कॉपी पे लिख ले। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, एटॉमिक नंबर लिख लेना, सीरियल नंबर वाइज ही है। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। पहले 10। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये तो आते हैं, नोट कर लो इसे, और साथ में लिख लेना यहाँ पे Z की वैल्यू हर एक में। समझ गए? यस मैम। उसके बाद 21 से शुरू करते हैं। ये होता है स्कैंडियम। क्या नाम है इसका? प्लीज माइक बंद करो, बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है साहेब। बेटा थोड़ी शांति वाली जगह में क्लास लगाओ, बीच में बोलना पड़ेगा तो डिस्टर्बेंस नहीं आनी चाहिए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। आते हैं इनके नाम तुम लोगों को? यस मैम। हिमांशु नोट कर ले, तुझे नहीं आते हैं तो। यस मैम कर। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगानीज। 25 is manganese, iron, कोबाल्ट। ये सी के साथ जो O है वो छोटी लिखनी है। कोबाल्ट के बाद निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, ये 30 एलिमेंट्स हैं, so please remember their names and atomic number. ओके मैम। साहेब माइक बंद रखो बेटा, आवाज आ रही है, डिस्टर्बेंस। जब डाउट होगा तो पूछना कोई, ठीक है? या ट्राई टू आंसर थ्रू चैट। हाँ जी, एवरीवन, देवशीष नोट कर लो। साहेब तुझे आते हैं बट लिख ले एक बार बेटा, प्रैक्टिस हो जाएगी। और जब तुम तीनों लिख लोगे तो मुझे बता देना, तो ऐसे पता नहीं चल पा रहा फिर। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम ऑडिबल हूँ मैं? यस। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। अभी एलिमेंट्स के नाम लिखवाए हैं देवशीष, नोट कर ले, इसको याद करना 30 तक। यस
ओके, हिमांशु ने कर लिया। देवशीष आप कर लो तो मुझे बता देना करने के बाद। कल आपको कॉन्फ़िगरेशन मैंने सिखा दी थी कि कैसे लिखना है। तो कोई भी एलिमेंट दिया हो वही तीनों रूल्स फॉलो होंगे, वही एनर्जी ऑर्डर फॉलो होगा, वही हंस रूल फॉलो होगा एंड पॉलीज रूल फॉलो होगा। ठीक है, एक शॉर्टकट होता है क्योंकि हर बार जैसे देख लो, अब मान लो 30 वाले का लिखना है तो 1s से शुरू करोगे तो वो काफी बड़ा बन जाता है। लिख तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक शॉर्ट ट्रिक है तो वो लिख लेते हैं। नोटेड एवरीवन? यस मैम। ओके, नाउ शॉर्ट ट्रिक देखते हैं क्या है। तो शॉर्ट ट्रिक करने के लिए तुम लोगों को दो चीजें याद रखनी पड़ेंगी। वो कौन सी चीजें हैं? इनर्ट गैसेस जो होती हैं, जिनको हम नोबल गैसेस भी बोलते हैं। शायद सुना तो होगा आपने, जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें जो लास्ट ग्रुप होता है 18 ग्रुप, उसमें नोबल गैसेस होते हैं। तो वो नोबल गैसेस के नाम याद करने हैं और एटॉमिक नंबर। मैं लिख रही हूँ, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। क्या क्या नाम है? हीलियम, हीलियम, नियॉन, आर्गन। बस नो नीड, मैं बोल रही हूँ बेटा। साहेब चुप। हीलियम, ओके मैम। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन। ठीक है, जिन लोगों को नहीं आते हैं तो वो याद कर लेंगे। आर्गन तक तो आई थिंक आपको आते ही होंगे, ये वाले शायद ना आते हो तो याद करने पड़ेंगे, और इनके एटॉमिक नंबर याद करने पड़ेंगे इफ यू वांट टू लर्न द शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, शॉर्ट ट्रिक फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। हीलियम का होता है 2, 10, 18, 36, 54, 86। अब इसको ऐसा भी नहीं है कि बड़ा मुश्किल है याद रखना। देखो, हीलियम का 2 है, 2 में से जब तुम 2 में 8 ऐड करोगे, क्यों करते हैं ये पीरियोडिक टेबल में सिखाऊंगी, क्योंकि पीरियड में मतलब 8 एलिमेंट्स होते हैं दूसरे पीरियड में, इसलिए 2 में जब हम 8 ऐड करते हैं तो ये 10 आ जाता है। ठीक है, 8 ऐड करें, फिर 8 ऐड करें, फिर कितने ऐड करेंगे? 18। समझ रहे हो ये तुम लोग? यस मैम। देखो लिख सकते हो, 8 ऐड करने हैं, 8 ऐड करने हैं, 18 ऐड करने हैं, यहाँ पे भी 18 ऐड होंगे, और फिर 32। देखो 54 में 32 ऐड किए तो 86 बन जाता है। ठीक है, कैसे याद रखने हैं वो भी तुमको बता दिया। तुमको एटॉमिक नंबर इनके याद होने चाहिए, जैसे आसान लगता है सच याद कर लो, चाहे इसकी हेल्प से। एक चीज तो याद क्या होनी चाहिए? एटॉमिक नंबर। दूसरी चीज ये याद होनी चाहिए कि जो भी पर्टिकुलर इनर्ट गैस है उसके बाद कौन सा ऑर्बिटल फिल होगा। मतलब जैसे देखो, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। अब लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन तुम लिखते हो 1s2 2s1, लिखी थी ना था। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या है कि लिथियम एलिमेंट है, 3 एटॉमिक नंबर है, इससे छोटी वाली नॉट गैस कौन सी है? सिर्फ हीलियम है। तो हीलियम यूज करके हम कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। ऐसे करके हीलियम लिख दिए। हीलियम लिखने का मतलब क्या है कि 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो हीलियम वाले हैं, मतलब हीलियम का 2 है ना, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ। तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 1 बचा। हीलियम के बाद, हीलियम भरने के बाद 2s ऑर्बिटल स्टार्ट होता है भरना। हीलियम भरे आ गया, उसके बाद 2s ऑर्बिटल स्टार्ट होता है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन गया। 1 क्यों गया? क्योंकि टोटल 3 था। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ? ऑर्बिटल विच स्टार्ट्स फिलिंग आफ्टर दैट गैस। नियॉन की भरने के बाद 3s का फिलिंग स्टार्ट होगा। आर्गन के भरने के बाद 4s की फिलिंग स्टार्ट होगी। क्रिप्टॉन के भरने के बाद 5s की फिलिंग
जिनॉन के भरने के बाद 6s की फिलिंग, रेडॉन के भरने के बाद 7s की फिलिंग चालू होगी। समझ गए तुम लोग ये बात? यस यस मैम। यस मैम। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेके करेंगे। जैसे देखो मान लो मैं तुमको बोलूं कि मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, ठीक है। 12 से छोटी नॉट गैस हिमांशु कौन सी है? नियॉन है ना? यस मैम। ठीक है, तो हम नियॉन चूज करेंगे। उसके इमीडिएट छोटी वाली लेनी होती है। तो 12 में से 10 इलेक्ट्रॉन तो नियॉन में गए, बचे कितने? 2 बचे। नियॉन के बाद ऑर्बिटल भरना कौन सा चालू होता है? 3s। 3s में जा कितने सकते हैं? मैक्सिमम 2 ही जा सकते हैं, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये होगी। तो जब कोई मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा, या तो ये लिख लो या पूरी लिखो, 1s2 2s2 2p6 3s, दोनों तरीके ठीक। एक्सक्यूज मी मैम। यस। मैम जैसे हम क्लोरीन लेते हैं हम्म। तो क्लोरीन का मैम एटॉमिक नंबर 17 है, हाँ बट आर्गोन का 18 है मैम, तो फिर मैम अपन नियोन ही लिखेंगे। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਆਰਗਨ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਿਓਨ ਲਿਖਾਂਗੇ। देखो किवें करना। नियोन लिया, ठीक है, तो 17 में से 10 नियोन में चले गए। अब नियोन के बाद फिलिंग 3s का चालू होता है। 10 इसमें गए, 2 इसमें, 12। 3s के बाद किसकी फिलिंग होती है? वो एनर्जी ऑर्डर के हिसाब से 3p की। 10 और 2 12, टोटल 17 थे। 17 में से 12 तो भर दिए, 5 बचे, 5 इसमें चले जाएंगे। क्लियर? यस मैम। देखो ये लिखना इजी रहता है, नहीं तो काफी बड़ी बन जाती है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। यस मैम। ओके, और कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं इसी की। चलो एक लिखो जरा, फास्फोरस की लिखो। हिमांशु तू बता, जल्दी यस मैम। बोल। एटॉमिक नंबर कितना होता है फास्फोरस का? मैम फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है, 1 मिनट। मैम 15। तो मैं मैम लिखूँ ये? 15, ठीक है। तो कौन सी नॉट गैस चूज करेंगे? नियोन। मैम यस। आगे क्या लिखूं? भाई एक एक करके बोलो। हिमांशु चल बता, ये तेरी टर्न है। यस मैम। मैम फिर 3s1, सॉरी 3s2, हम्म, और मैम 3d3, अच्छा, 3s के बाद 3d हो जाता है? सॉरी मैम 3 मैम p3। 3p। हाँ, 3p3, ठीक है, ये बने। ठीक है, ओके। चलो अब मैंने आपको एक एलिमेंट लिखवाया है, स्कैंडियम। देवशीष लिखा था ना? यस मैम। ये देख, एटॉमिक नंबर 21 है इसका। चल लिख, ट्राई कर जरा, कौन सी नॉट गैस चूज करें? मैम आर्गोन। आर्गन। क्या करूं आगे बताओ, कितने भरे गए? मैम आर्गन से 18, 4s2। हाँ, अब एनर्जी ऑर्डर बना जरा कॉपी पे। कोई बात नहीं, टाइम लगेगा, बनाओ फटाफट। सभी लोग बना के रखो एनर्जी ऑर्डर को, उसकी जरूरत पड़ती है। कॉपी नहीं देखनी पिछली, कोई फायदा नहीं है, बना लो अभी। कर लिया? यस मैम। साहेब तेरी बारी आएगी, अगली तेरी टर्न है, तुझे पूछूंगी मैं, ठीक है।
कल किसी ने जाना तो नहीं है कहीं पे, घर पे ही हो ना तुम लोग कल? मैम मैंने जाना है मैम। यस मैम। कहाँ जाना? मैम मैम बहन के घर जाना था मैम। अच्छा कल तो राखी है, सच है, ओके। फिर कल तो रहना ही पड़ेगा। कर लिया देवशीष? तेरी देख रहे हैं सभी, तेरी वेट कर रहे हैं। अच्छा मैम मैंने तो बना दिया। बोल तो सही, फिर 3 4 के बाद क्या है? मैम एक मिनट मैम, 4S के बाद मैम 4S के बाद आता है मैम तुम कहते मैं बड़ा आता 5 है है। मैम। एक मिनट मैम, 4S के बाद मैम गलत लाइन बोल। आर्ट कर दिया है हाँ फिर लाइन कल भी मैम। समझाया सी। 3D हाँ 3D 3D। 3D च मैक्सिमम किन्ने हुंदे ने? किन्ने डी जा विच सकते मैक्स हैं? मैम 3D का मैक्सिमम जा सकते हैं डी तक मैक्सिमम मैम 18। अरे बाबा, बेटा डी च ऑर्बिटल किन्ने हुंदे ने? 2 ऑर्बिटल। हुन जे तू हुंदा ना तो फिर तो तुझे पक्का चपेड़ा पैनियां सी तेरे। डी वास्ते एल दी वैल्यू किन्नी हुंदी है? मैम 2 जे एल दी वैल्यू 2 है तो ऑर्बिटल किन्ने होंगे? 2l 2l प्लस plus 1 तो 5 ना 5 होए? तो 10 5। इलेक्ट्रॉन होए मैक्सिमम। यस मैम 10। फिर 18 किवें हो गए? हुन 10 किन्ने जाने चाहिए हैं साडे कोल? की 10 लिखा हो रहा है कि किन्ना लिखा? नहीं मैम ओनली 1 1। 1। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई स्कैंडियम की। आ गई अब समझ? यस मैम। अब एक चीज करते हैं, आप लोगों को मुझे एक चीज सिखानी है। स्कैंडियम की शॉर्टकट से तो लिख ली, स्कैंडियम की पूरी लिखो जरा। चल साहब तू लिखवा स्कैंडियम की पूरी। यस मैं लिखवाता हूँ, एक मिनट। जल्दी करो, शुरू से बोलो। 1s2 हम्म 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। हाँ ये समझ में आ गई सभी को? हिमांशु अरे बोल दिया कर जल्दी। हिमांशु आई एम आस्किंग टू यू, बाकी दोनों ने तो लिख के ही दिया है ना, फिर समझ आ गई? अच्छा अभी इधर ध्यान दो जरा। ये जो हम लिखते हैं ये एनर्जी ऑर्डर के हिसाब से है कि 4s की एनर्जी कम है इसलिए वो पहले भरा जाता है। ठीक है ना बेटा? ये बात में ना कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी। कई बुक्स में ना ये ऐसे लिख देते हैं, वो गलत नहीं है, जैसे वो ऐसे लिख देंगे। सुनना मेरी बात ध्यान से। ये लिखने का मतलब ये नहीं होता कि 3D पहले भरा। भरा तो हमेशा एनर्जी ऑर्डर के हिसाब से ही जाता है, बट ये होता है कि 3 पहले आता है 4 से, इसीलिए वो सिमेट्री बनी रहे लिखते टाइम, इसीलिए कई बार वो ऐसे लिख देते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी। यहाँ जैसे शॉर्टकट में लिखा है, शॉर्टकट में भी वो ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि 3D पहले भरा। समझ गए? ओके मैम। प्लीज जब मैं पूछूं समझ गए कि नहीं, एवरीवन मस्ट रिप्लाई। क्लियर है मैम। यस मैम। ओके अभी मैंने आपको एक चीज और बतानी है, वैलेंस शेल। कॉन्फ़िगरेशन देख के वैलेंस शेल का पता लगना जरूरी है। वैलेंस शेल होती है आउटर मोस्ट शेल, और वो हमेशा वो होती है जिसकी n की वैल्यू लार्जेस्ट होती है, चाहे एनर्जी ऑर्डर कोई भी हो, चाहे वो पहले उसमें इलेक्ट्रॉन जाए चाहे बाद में जाए, रहेगी तो वो वैलेंस शेल ही। कोई पूछे स्कैंडियम में वैलेंस शेल कौन सा है तो तुम बोलोगे वैलेंस शेल 4 है।
फोर के साथ ऐसे नहीं लगाना क्योंकि शेल पूछा है, सब शेल नहीं पूछी। चाहे ऐसे लिखे कॉन्फ़िगरेशन चाहे ऐसे लिखे कॉन्फ़िगरेशन, वेलेंस शेल 4 ही रहेगा। ये नहीं लगाना कि सबसे बाहर नंबर क्या लिखा है, आपने देखना है एन की वैल्यू बड़ी सबसे किसकी है, वो वेलेंस शेल है। क्लियर? यस मैम। तुम लोगों को क्या मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा सबको यस बोलने के लिए? मैं बंद कर दूंगी यस मैम। क्लास। एक बार बोल दिया ना तो फॉलो किया करो उस चीज को। क्लोरीन में वेलेंस शेल कौन सा है? हिमांशु बता। यस मैम। मैम एक मिनट। ये लिखा ही हुआ है कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन का, लिखने की जरूरत नहीं है। वेलेंस शेल इज 3। ओके, 3p मैम या एक बार ये वाली बात दोबारा बता दो मैम, वैलेंस शेल वाली। जिसकी एन की वैल्यू बड़ी है। अब कंफ्यूजन है तो पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख ले। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। सबसे बड़ी शेल कौन सी है? थर्ड है, तो वेलेंस शेल कौन सी यस मैम। होगी? 3 होगी। 3s या 3p ओके नहीं मैम। लिखना। और कोई पूछे वेलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ कितने हैं, तो वो 7 है। बच्चे क्या करते हैं, अकेले ये वाले गिन लेते हैं, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब वैलेंस शेल के सारे, तो 3s के भी काउंट होंगे 3p के भी काउंट होंगे। इसमें कोई पूछे स्कैंडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 2 बोलोगे क्योंकि 4 में 2 इलेक्ट्रॉन। गॉट माय पॉइंट? यस मैम। यस मैम। ओके। देवशीष डिस्कनेक्ट हो गया लगता है उसका। ओके चलो कोई बात नहीं। तो अभी मुझे कई कुछ पॉइंट्स कराने हैं आपको कॉन्फ़िगरेशन में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारे सिलेबस में एक टॉपिक है एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसमें 2 केस हमने पढ़ने हैं। वो केस है क्रोमियम और कॉपर का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे स्कूल में या जेई में हर जगह क्वेश्चन आना पक्का ही है। ठीक है, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है कि जो कॉन्फ़िगरेशन हम रूल्स के अकॉर्डिंग लिखते हैं, एक्चुअल में वो कॉन्फ़िगरेशन इन एलिमेंट्स का नहीं होता, कुछ डिफरेंट होता है। अब वो पहली बात, वो पता कैसे चला? वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड होती हैं चीजें कि हाँ जी ये कॉन्फ़िगरेशन है। जो हम सोचते हैं रूल्स के हिसाब से होना चाहिए वो नहीं बनता इनका। वो क्यों नहीं बनता और क्या मतलब एक्सपेरिमेंट में क्या बताया, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, या हम क्या सोचते थे क्या होनी चाहिए, वो सारी चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम क्रोमियम से शुरुआत करते हैं। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है। तो अब तुम लोगों ने कॉपी पे लिखा होगा शॉर्ट ट्रिक, वो शॉर्ट ट्रिक देख के मुझे कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन, साहिब तुझे तो आती है, हिमांशु तू लिख के बता। यस मैम। एक साहिब तू लिख ले, ठीक है, कॉपी पे बताएगा ये। ओके मैम। दोनों की लिख दो फटाफट, मतलब रूल्स के हिसाब से लिखो। रूल्स के हिसाब वाले को हम क्या बोल सकते हैं? एक्सपेक्टेड। दो अलग अलग वर्ड है, एक एक्सेप्शनल है एक एक्सपेक्टेड। थोड़ा सा स्पेलिंग का फर्क है। एक्सपेक्टेड मतलब हम जो सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए जी। एक्सपेक्टेशन का मतलब यही होता है ना, हम जो सोचते हैं। तो जो सोचते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, जो एक्चुअल में आती है वो फिर डिस्कस करेंगे। ऐसे लिख लिया हिमांशु? एक मिनट।
मैम लिख लिया मैम। हाँ बोल चल। मैम आर्गन 4s2 4p4। गलत है। 4s तो बाद 3D अंदर, एनर्जी ऑर्डर गलत बनाया मैम तुम। मैं बोल रहा नहीं कुछ नहीं, वाले ने बोलना ए आनी चाहिए थी सी। कहाँ गड़बड़ करी है तुम ना, उसमें एरोस गलत लगाते हो तुम लोग। नहीं तेरी मैम एनर्जी ऑर्डर ठीक लिखा है मैम, वो ये भूल गया था ये वाला पॉइंट। क्या भूल गया था? एनर्जी ऑर्डर ही गलत लिखा होगा, 4s के बाद 3D आता है, 4p कैसे नहीं आ मैम गया? एनर्जी ऑर्डर ठीक लिखा है मैम, वो देखना भूल गया एनर्जी ऑर्डर। ठीक है, ठीक है, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं। और कॉपर की साहब तू बता। यस मैम बता 4s2 3d9 मैं स्पेक्ट्रल। आर्गन तो बोलना, 4s2 3D9। ठीक है। अब होती कौन सी है इनकी? होती मतलब एक्चुअल वाली क्या है? क्रोमियम की एक्चुअल वाली ये है, और कॉपर की एक्चुअल वाली ये है। पॉइंट समझ में आ गया ना क्या बताना चाह रही हूँ? कि ये होनी चाहिए थी बट ये यस वाली होती है। ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है वो देखने के लिए तो इनका केस तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। अच्छा एक और बात, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉपर क्रोमियम में होता है, हमारे सिलेबस में सिर्फ यही दो है। जितने जितने हायर एलिमेंट्स है ना। भाई माइक किसको ऑन है? साहेब तुझे कितनी बार बोल रहा है बेटा, ध्यान रखा करो। जो पीरियोडिक टेबल है उसमें तुम लोगों ने देखा होगा, इतना तो उसकी शक्ल तो जानते ही हो। ये जो अभी तो तुम एसपी में ज्यादा पढ़ते हो, या हमने जो ये 21 से 30 तक लिखे हैं, ये भी सेंटर वाले में होते हैं, इसको डी ब्लॉक बोलते हैं, वो करेंगे। चलो, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ यही दो एलिमेंट्स हैं जिनमें कॉन्फ़िगरेशन में चेंज पाया गया, और भी बहुत सारे होते हैं, बट हमारे सिलेबस में यही दो है। ठीक है। अब जो हम सोचते थे उसके अकॉर्डिंग इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। डी में कितने बॉक्स बनने चाहिए साहब? मैम 10 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए 5 बॉक्स बनने चाहिए। हाँ, 1 2 3 ये बना दिया हमने। ये 4 हमारा आ रहा था तो 4 ऐसे ही भरेंगे। ये कौन सा रूल है हिमांशु के ऐसे भरने? पेयरिंग नहीं की मैंने, कौन सा रूल है ये? मैम पोलिंग वाला रूल है ये। गलत है, हर्ट्ज रूल है। तू पढ़ता नहीं है केमिस्ट्री, फिर तू रोता है कि हाँ मेरे से हो नहीं रहा। जब मैंने कल करा दिया तो आज आना चाहिए था ना। हर्ट्ज ने बोला था कि पेयरिंग नहीं करनी जब तक एक एक नहीं भरा जाता, बट एक्चुअल में ये ऐसे होता है। पहले बताओ ये समझ में आ गया जो मैंने बोला अभी तक? यस मैम। यस मैम। ओके, अब ये देखते हैं कि भाई हम तो सोचते थे ऐसा हो बट ऐसा हो रहा है, ऐसा इसका रीजन क्या है? कॉपर में भी ऐसा ही होगा, रीजन दोनों में सेम है। पहले मैं ये एक्सप्लेन करती हूँ। दो रीजन होते हैं बेटा इसके। एक तो होता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। हिमांशु ये ऐसा नहीं है कि मैं जेई करा रही हूँ, ये तो स्कूल वाला ही है, जो सारे रूल्स हैं ये है, उसको कर ले, छोड़ना नहीं है फिर गड़बड़ हो जाएगी। तू तो मुझे कह रहा है मैम मुझे यस एक मैम। दिन में ही सारा पिछला करा दो। फायदा तो तभी है जब तू करेगा। मेरे पास भी मतलब ऐसा नहीं है, मैं तो जान के धीरे धीरे करा रही हूँ कि चलो तुम लोग कर लो साथ साथ। अब इधर देखो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ज्यादा सिमेट्रिकल है। क्यों? क्योंकि जो बराबर एनर्जी के होते हैं, जैसे 3D में 5 है, वो पांचों के पांच बराबर एनर्जी के हैं। बराबर एनर्जी वालों को हम डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं, याद होगा कल बताया था। अब इसमें हर एक में एक एक है, इसमें नहीं है, एक में नहीं है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा सिमेट्रिकल है। ठीक है। और सिमेट्री हमेशा स्टेबिलिटी लेके आती है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये वाली कॉन्फ़िगरेशन बीइंग मोर सिमेट्रिकल इज मोर स्टेबल, दैट इज व्हाई ये कॉन्फ़िगरेशन होती है। दूसरा रीजन, इसका दूसरा रीजन है एक्सचेंज एनर्जी।
अब ये क्या होता है एक्सचेंज एनर्जी, होता क्या है बेटा, जौन से डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं ना, जैसे ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है, इनमें जो इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के हैं, ये तो सारे सेम स्पिन के ही है क्योंकि इनमें पेयरिंग तो हो ही नहीं रही, इनकी टेंडेंसी क्या होती है आपस में ना ये पोजीशन एक्सचेंज करते हैं। कैसे बता रही हूँ, जैसे ये 3D में 4 थे, इसमें ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है, ठीक है, ये उनकी इनहेरिएंट प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है। तो जब भी सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में पोजीशंस एक्सचेंज करते हैं ना, तो कुछ एनर्जी लॉस होती है, एनर्जी लॉस। मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ये यहाँ गया, तो सिस्टम से कुछ एनर्जी बाहर निकल जाएगी, तो सिस्टम की अपनी एनर्जी कम हो जाती है, तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है, और जो एनर्जी बाहर निकलती है उसको एक्सचेंज एनर्जी बोलते हैं। इसका मतलब जितने एक्सचेंजेस ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस जितने ज्यादा होंगे, उतनी ज्यादा एनर्जी सिस्टम से निकलेगी, सिस्टम से एनर्जी जितनी ज्यादा निकलेगी उतना सिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा। तो अब हम देखते हैं कि जब ये वाली कॉन्फ़िगरेशन जो हम एक्सपेक्ट करते थे उसमें कितने एक्सचेंजेस पॉसिबल हैं। एक, ये इसके साथ एक्सचेंज कर ले, दो, पहला तो 1 2 3, मतलब ये पहला दूसरे के साथ कर ले, पहला तीसरे के साथ कर ले, पहला चौथे के साथ पोजीशन एक्सचेंज कर ले, और जो दूसरा है वो तीसरे के साथ कर ले, और दूसरा चौथे के साथ कर ले। अब तुम सोच रहे होगे मैम आपने ये क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले में आ गया, और ये वाला इसके साथ कर ले, तो टोटल एक्सचेंजेस 3 4 5 6 एक्सचेंज हुए, ठीक है। अब हम इधर देखते हैं कितने बनते हैं, ये इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 एक्सचेंज है। तो जितनी ज्यादा एक्सचेंजेस होंगे उतनी एनर्जी लॉस होगी, जितनी एनर्जी लॉस सिस्टम से होगी उतना सिस्टम स्टेबल होगा, इसीलिए ये वाली कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है। तो दो रीजन हो गए, एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा एक्सचेंज एनर्जी। क्लियर है? यस मैम। एक बात और, ये जो D5 या D10 है, इनको हाफ फील्ड या फुली फील्ड बोला जाता है। देखो ये जर्नल वर्ड है, हाफ फील्ड। हाफ फील्ड का मतलब है, जैसे देखो D है, D में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 है, तो जब 5 इलेक्ट्रॉन है उसमें तो उसको हम हाफ फील्ड बोलते हैं। जब D में 10 इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम फुली फील्ड बोलते हैं, समझ गए? ऐसे ही जब P है, P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, तो कहीं पे भी P में 6 होंगे तो हम बोलेंगे P फुली फील्ड है, P में 3 होंगे तो P हाफ फील्ड है। तो हाफ फील्ड और फुली फील्ड जो कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं वो वैसे भी ज़्यादा स्टेबल होती हैं, जैसे D10 फुली फील्ड है, D5 हाफ फील्ड है। यही दो रीज़न इसमें भी लग जाएंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, क्रोमियम और कॉपर वाला केस, ये सारा नोट्स में लिखा हुआ है, तो देख लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ओके। अच्छा, एक क्वेश्चंस वगैरह मैं आपको आज दे दूंगी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी वर्ड आता है, कई बार वो गिनने बोलता है, जैसे एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में फास्फोरस में, उसने पूछा ये बताओ जी फास्फोरस में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जैसे ये वाले इलेक्ट्रॉन है, इनके साथ पेयरिंग नहीं हो रखी तो ये अनपेयर्ड है। कोई हमें पूछे क्रोमियम में कितने अनपेयर्ड है, तो हम बोलेंगे जी 5 है, सॉरी 6 है, क्योंकि इसमें तो ये वाला भी अनपेयर्ड है। समझ आई बात? ये नहीं बुलाने लग जाना, क्योंकि कॉपर की सॉरी क्रोमियम की ये कॉन्फ़िगरेशन तो होती नहीं है, ये वाली होती है। तो अनपेयर्ड का मतलब है जिनके साथ पेयरिंग नहीं हो रखी। अब जैसे फास्फोरस में ढूंढने हैं तो कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी पहले, कॉन्फ़िगरेशन के लिए एटॉमिक नंबर आना चाहिए, 15 होता है। शॉर्टकट से लिख लिया करो। अब तुम बोलोगे हम शॉर्टकट से पहले वाले फिर हम ड्रॉ कैसे करेंगे, वो सारे पेयर्ड ही होते हैं ऑटोमेटिकली। जैसे इसकी लिखी थी हमने नियॉन 3s2 3p3, अब नियॉन तक तुमको ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं, ये 3s ड्रॉ किया, ये 3p है,
अब इसमें 3 अनपेयर्ड है, तो आंसर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को फॉस्फोरस में 3 है। ये वाले नहीं गिनने क्योंकि ये पेयर्ड है, तो ऐसे तुम काउंट कर सकते हो। क्लियर? किसी भी एलिमेंट में, यस मैम। जैसे ये एनसीईआरटी का पीडीएफ है, दिख रहा है? Is it visible or not? मैम दिख रहा है। तो इसमें देखो, क्वेश्चन तो तुम लोग कर ही रहे हो, इसमें जो आज में है वो टिक कर लो जरा। ये वाला कर लेना 2.23, ठीक है? 2.24 कर लेना, कोई डाउट हुआ तो पूछना। 2.25 ये तो सारे दे दिए थे, मुझे याद है। हिमांशु कर रहा है ना क्वेश्चन? यस मैम। ये देखो, जैसे इंडिकेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फॉस्फोरस में, सिलिकॉन में, क्रोमियम में, आयरन में, क्रिप्टन में। ये सारे तुमको कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखने हैं। क्रिप्टॉन इनर्ट गैस है, इसमें तो कोई भी अनपेयर्ड नहीं एक्सक्यूज है। मैम, यस, मैम वो क्वेश्चन में दोबारा से बता दो कौन से करने हैं। ये देख 2.66, पीछे यस तो मैम। अभी एक ही लिख के दिया। 2.2 नहीं, याद 2-3 है शायद, ये पहले भी शायद दे चुकी, देख लेना जो सर्कल है वो वाले। कल सारा दिन जाना है तूने हिमांशु के नहीं? शाम शाम को है कोई वापस का टाइम के नहीं है? मैम जाना है मैम, कल मैम थोड़ा सा लेट हो जाता है। आउट ऑफ स्टेशन जाना? मैम आउट ऑफ स्टेशन तो नहीं जाना मैम, पर फिर भी वो बाहर जाना है ना, तो वो उधर। ठीक। लिख लो, नोट कर लिया? यस मैम, नोट कर लिया। अब देखो, हमने एटम्स की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी सीख ली कि कोई भी एटम दिया हो उसकी कॉन्फ़िगरेशन हमको पूरी ही लिखनी भी आती है और शॉर्टकट से लिखनी भी आती है। तुम लोगों ने बस ध्यान एनर्जी ऑर्डर बनाने पे देना, क्योंकि उसमें तुम लोग टाइट टाइट लिखते हो, मैंने कल भी देखा था, तो वो ठीक नहीं बनता। थोड़ा खुला लिखा करो जैसे मैंने सिखाया था, ऐसे करके, और सर्कल कर लिया करो, तो फिर खुला खुला लिखोगे तो ढंग से बनता है, ठीक है? अब हमने जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैटायन एंड आयन की सीखनी है। ये भी है एनसीईआरटी में क्वेश्चंस है। कैटायंस क्या होते हैं साहिब? मैम के टाइम्स मैम जो क्या कहते हैं क्या कहते हैं ओ प्लस वाले हाँ, पॉजिटिव। तो बोलोगे पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, ठीक है? यस मैम। तो अब तो मैं कैटायंस की कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखा रही हूँ कि कैटायंस की कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें काफ़ी गलती हो सकती है। तो पहले आयरन की एग्जांपल ले रहे हैं। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है वंशु? जल्दी बोल, देख के मैम बोल 20। कर। हाँ 26 है। ये ना मैं नई मीटिंग का लिंक भेज रही हूँ, ये मीटिंग खत्म हो रही है क्योंकि ये इनका 40 मिनट्स का टाइम होता है, तो व्हाट्सएप पे भेजती हूँ लिंक। हाँ जी। सो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि कैटायंस की कैसे लिखनी है। आयरन का 26 है एटॉमिक नंबर, so please write down the configuration of iron, both of you.
लेट्स डू वन थिंग, कंप्लीट लिखो जरा इसका ना, मतलब शॉर्टकट से मत लिखना तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। ओके मैम। मैम डन। ये चैप्टर प्रिपेयर करना शुरू कर दो, ठीक है? देख लेंगे कब इसका टेस्ट लेना है, बीच में विद इन द वीक या सैटरडे चैप्टर बस हो जाएगा 2 लेक्चर्स। ओके, सो व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन बताओ। मैम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। यस, बिल्कुल ठीक है। यहाँ हम लिख सकते हैं आर्गन 4s2 3d6, ठीक है। मान लो उसने तुमको बोल दिया कि Rn+2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, क्या तुम लोग दोनों ये समझते हो कि इसका मतलब क्या है? ये स्टार्टिंग में हमने किया भी था कि यस मैम। ओके कि मैम 2 आयरन, इलेक्ट्रॉन्स कम है इसमें। हाँ सुनो मेरी बात ध्यान से, जब भी वो तुमको केटायन का कॉन्फ़िगरेशन लिखने बोलेगा, जॉन से भी केटायन का, तुमको उसके न्यूट्रल एटम का लिख लेंगे कॉन्फ़िगरेशन पहले। डायरेक्ट इसका लिखोगे तो हमेशा गलत होगा, याद रखो। न्यूट्रल एटम का लिख लिया, फिर न्यूट्रल एटम में ढूंढो वैलेंस शेल कौन सा है। कौन सा है इसमें वैलेंस शेल हिमांशु? मैम 4 वाला शेल। 4 है, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं साहब? 2। तो वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से जाएंगे, चाहे वो पहले भरा चाहे वो बाद में भरा, वो नहीं देखना। इसका मतलब 2 जो इलेक्ट्रॉन गए हैं वो 4s से उड़ जाएंगे, चले जाएंगे। तो बचा क्या? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6। ये कॉन्फ़िगरेशन होगा Rn+2 का। यहाँ से लिखना है तो कैसे लिखोगे? आर्गन 3d6। समझ आ गई बात? बच्चे कई बार क्या करते हैं कि 26 है जी, 2 गए, 24 बच गया, फिर वो लिखना चालू कर देते हैं। ये तरीका गलत है, समझ गए? यस मैम। यस देवशीष तू यस कहाँ मैम। चला गया था? मैम मैं नहीं मैम, लाइट चली गई थी। अभी आई है? यस मैम, होना है ये। रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी, फिर समझ भी अब नहीं आ पाएगा प्रॉपरली, ठीक है? काफी इंपॉर्टेंट था वो, देख लेना, भेज दूंगी मैं रिकॉर्डिंग। ओके, मैम रिकॉर्डिंग देखना। हाँ। तो केटायंस का तरीका हमने सीख लिया कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है केटायंस की। जौन सा भी केटायन बोल रहा है उसका न्यूट्रल एटम का लिख के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल दो। अब मान लो Rn+3 का लिखना, लिखो जरा तीनों लोग कॉपी पे। 3 इलेक्ट्रॉन हटाने हैं तो पहले क्या करोगे? आयरन न्यूट्रल का लिखा, अब 3 जाने हैं, अब 2 तो यहाँ से गए, उसके बाद एक और जाएगा, वो 3D से जाएगा। समझ गए बात? तो इसकी बची क्या? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5। या कोई बोल ले उससे लिखो तो लिखोगे आर्गन 3d5 3+। क्लियर है? यस यस। नाउ एनायन का कैसे लिखना है? एनायन का क्या, एनायंस क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज। इसमें तो कोई प्रॉब्लम वैसे भी नहीं आती है, बट अप्रोच तुम वही रखना। मान लो तुमको बोले इसका लिखो, इसका मतलब क्या है कि सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रखे हैं, तो पहले तुम सल्फर का लिख लेना। एटॉमिक नंबर 16 होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, आराम से लिख के देखना, मैं लिख के दे रही हूँ। 3s2 3p4, नियॉन 3s2 3p4। और -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें डालने हैं, तो 2 जाएंगे कहाँ? 3p में अभी 2 इलेक्ट्रॉन की जगह बाकी है, तो यहीं पे चले जाएंगे। तो ये कॉन्फ़िगरेशन बन गया। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। तो ये क्वेश्चन जो मैंने टिक कराया एनसीईआरटी का, जो सबसे पहले आज टिक कराया था, उसमें यही क्वेश्चन है, तो ये चीज आएगी, तो ये ध्यान से करना। तो
ठीक है, नोट्स में से ये सारा हमने कर लिया। ये शील्डिंग इफेक्ट वाला एक पेज रहता है, ये मैं अभी समझाने लगी हूँ। 9 नोट्स तक हो गया तुम्हारा। लास्ट पीडीएफ बचा है, वो मैंने भेज तो दिया था। इसमें कैटायन और एनायन का समझाया कैसे लिखना है। ये बचा है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स और थोड़ा सा ब्लैक बॉडी के बारे में पढ़ना है लिटिल बिट। वैसे ये फिजिक्स का टॉपिक है, कई टीचर तो कराते ही नहीं है, बट मैंने चलो लिख दिया ये नोट्स में। ठीक है, ये कर लेंगे हम। तो अभी हम शील्डिंग इफेक्ट समझ लेते हैं कि क्या होता है। दैट इज अ थ्योरेटिकल टॉपिक। शील्डिंग इफेक्ट, इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या नाम है और इसका? स्क्रीनिंग इफेक्ट। तुमको याद होगा कि मैंने बोला था कि जो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होते हैं उनमें एनर्जी सिर्फ एन पे डिपेंड करता है, याद है? और जो मल्टी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें एनर्जी एन और एल दोनों पे डिपेंड करता है। उसका रीजन क्या है? बेसिकली मल्टी इलेक्ट्रॉन में ये शील्डिंग इफेक्ट आ जाता है। शील्ड करने का मतलब क्या होता है? बचाना। ठीक है, स्क्रीन भी यही होता है कि बीच में, जैसे हम बोलते हैं कोई स्क्रीन लगा दो बीच में, है ना? जैसे कोविड में लोग वो स्क्रीन से लगा के, वो प्लास्टिक से लगा के घूमते हैं, तो ये मतलब है। अब ये इसको अप्लाई कैसे यहाँ पे करते हैं? जैसे देखो ये न्यूक्लियस है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम ले रहे हैं हम, मतलब शेल्स होंगी कुछ, है ना? शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है मान लो लास्ट शेल में। ये इनको तो जर्नल वर्ड बोल देते हैं इनर इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर इलेक्ट्रॉन, वर्ड मतलब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को बोल देते हैं इनर इलेक्ट्रॉन। और सिस्टम कौन सा माइंड में रखना है? मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक से ज्यादा। अब मल्टी इलेक्ट्रॉन में क्या सिर्फ अट्रैक्शन का फोर्स होगा या रिपल्शन का फोर्स भी होगा? देवशीष क्या लगता है? मैम दोनों होंगे मल्टी इलेक्ट्रॉन में। हाँ, मल्टी इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन भी होगा, रिपल्शन भी होगा। अब ध्यान से सुनो जरा। मान लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये दिखा दिया मैंने। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की हम क्या बात कर रहे हैं कि वैलेंस है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट कर रहा है। सब अंदर वालों को भी कर रहा है। मैं जस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्टडी कर रही हूँ, इसीलिए मैंने अकेला वो बताया अभी। न्यूक्लियस उसको खींच रहा है क्योंकि न्यूक्लियस पे प्लस है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है। बट न्यूक्लियस की जितनी पावर है ना, वो पूरी पावर से इसको खींच नहीं पा रहा। उसका रीजन है कुछ। उसका रीजन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। अब मान लो ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। अब ये मतलब देखो, इस फोर्स में, इस डायरेक्शन में इसको मतलब दूर कर रहे हैं। न्यूक्लियस इसको खींच रहा है और ये इसको धक्का मार रहे हैं बाहर की ओर। ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ना होते तो इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने वाला कोई ना होता, सिर्फ न्यूक्लियस अपने पूरे जोर से इसको खींच लेता। बट क्योंकि ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं, तो दोनों फोर्स ऑपोजिट होने के कारण नेट अट्रैक्शन का फोर्स कम हो जाता है। क्या तुम ये बात समझ पाए? यस मैम। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो पूरा फोर्स फील नहीं कर पाता न्यूक्लियस का। क्यों नहीं फील कर पाता? क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल कर रहे हैं। इसी को हम दूसरे तरीके से देख सकते हैं कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को एक तरीके से न्यूक्लियस से बचा रहे हैं। न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस उसको खींचता है। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन एक तरीके की एक शील्ड बना देते हैं ताकि न्यूक्लियस का पूरा इफेक्ट इस पे ना पड़े। जैसे हम गॉगल्स पहन लेते हैं कि सूरज की पूरी रोशनी हमारी आंखों में ना जाए, इसी तरीके से अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ने एक शील्ड बना दी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को। न्यूक्लियस के पूरे इफेक्ट न्यूज पे पड़ने देते। क्यों नहीं पड़ने देते? क्योंकि वो रिपल्शन करते हैं। तो
अब न्यूक्लियस जितने इफेक्ट से इसको खींचेगा उसको जेड इफेक्टिव बोलते हैं और इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका फॉर्मूला होता है Z माइनस सिग्मा। ये क्या लिखा है मैंने, ये Z और ये Z में फर्क है। ये Z तो जैसे पूरा है, पूरा मतलब ये इलेक्ट्रॉन ना रिपेल करते होते तो ये पूरे जोर से खींचता। अब ये रिपेल कर रहे हैं, स्क्रीन कर रहे हैं, तो ये सिग्मा होता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट। मान लो जी पूरा जोर इसका 100 से इसको खींचना था, बट इलेक्ट्रॉन ने रिपेल करके इधर को माइनस हो गया, कुछ 20 फोर्स इधर को लग गया, नेट फोर्स तो कम हो जाएगा ना। अब ये 100 से नहीं खींच पाएगा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, अब ये 80 के फोर्स से खींच पाएगा। तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे 100 का फोर्स लग रहा है कि 80 का लग रहा है, दैट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। चाहे टोटल फोर्स 100 का था बट इफेक्टिव तो 80 है ना, समझ गए? यस मैम। इसी को शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। बाकी लोग नहीं जवाब दे रहे। मेरे को तो वॉइस ब्रेक हो रही काफी। ओके, कोई ना, रिकॉर्डिंग सुन ली। ये देखो ये लिखा हुआ है सारा, ये थोड़ा थेरेटिकल कंसेप्ट है, इसको समझना। इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन beside the presence of attraction के बिना कहता there are repulsions between every electron and other electron present in that one. Due to presence of electron in the inner shell, outer electron will not experience the full positive charge. This is because of the partial screening। बीच में आ गए, ठीक है, कौन आ गया बीच में? अंदर वाले इलेक्ट्रॉन। दिस इज कॉल्ड शील्डिंग ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वही सारा लिखा हुआ है। और ये लास्ट लाइन क्या बोल रहा है, ये शील्डिंग इफेक्ट का एक ऑर्डर होता है। एस वाले इलेक्ट्रॉन सबसे अच्छा शील्डिंग करते हैं, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। डी और एफ वाले इलेक्ट्रॉन पुअर शील्डिंग इफेक्ट में आते हैं, एस और पी गुड शील्डिंग। क्लियर है चीज? अरे भाई बोल दो, वीडियो ऑन कर लो नहीं तो। यस अब देखो तुम्हारा सिर्फ एक लेक्चर का काम बचा है, दैट इज शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। उसमें ये नोट PDF 10 में भी हमने कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट तो कर लिया, ये वाला रहता है शेप्स में हमने नोट्स के बारे में थोड़ा पढ़ना है और थोड़ा बहुत ब्लैक बॉडी में पढ़ना हुआ कर लेंगे, बाकी फिजिक्स में करोगे तुम लोग। ठीक है, इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी हमने पढ़ा था। काफी लोग तो वो भी नहीं कराते, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी ये दोनों फिजिक्स के हैं, बट हम कर लेंगे ताकि कल को तुमको कोई क्वेश्चन पूछता है तो तुम उसका आंसर कर पाओ। ठीक है बेटा, बाकी फिर कंटिन्यू करते हैं, मंडे को ही करेंगे। अब कल तो फिर तुम लोग राखी वगैरह में बिजी हो गए। ओके बेटा, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।